अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे द न्यूज़पेपर का ओपिनियन, जिसका टाइटल है हार्ड और कॉम्पिटेंट स्टेट। काफ़ी इम्पोर्टेंट ओपिनियन है और इसकी राइटर है मैम मलिहा लोधी। आप सबको पता है कि आजकल एक डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट है, कॉम्पिटेंट स्टेट है या फिर सॉफ्ट स्टेट है। और आप सबको पता ही होगा कि जो सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं या पीएमएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो इनको एक बुक रेकमेंड की जाती है और उसका टाइटल है कि पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के जितने भी ओपिनियन और एडिटोरियल्स आए हैं और वो जिन स्टूडेंट ने भी पढ़े हैं उसके बाद उनको वो बुक पढ़ने की ज़रूरत है। उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे हार्ड स्टेट को लेकर कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट है, कॉम्पिटेंट स्टेट है। और अगर पाकिस्तान हार्ड स्टेट बनना चाहता है, एक हार्ड कंट्री बनना चाहता है तो किस तरह बन सकता है, पाकिस्तान को क्या कुछ करना पड़ेगा। तो बाकी जो है, अगर आपने ये सारे ओपिनियन और एडिटोरियल्स पढ़े हैं तो उसके बाद आपको वो वाली बुक पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ओपिनियन। हमने बात करनी है आज सेंटेंस स्ट्रक्चर पर और हमने फुल ओपिनियन डिस्कस नहीं करना है। हमने सिर्फ 2-3 पैराग्राफ डिस्कस करने हैं सेंटेंस को लेकर और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है इस ओपिनियन का। क्योंकि आप सबको पता है कि मैम मलिहा लोधी की जो भी बुक्स होती हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने आज उनका राइटिंग स्टाइल चेक करना है कि ये लिखती किस तरह हैं, कि इनकी राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। डाटा तो वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इनका राइटिंग स्टाइल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के ओपिनियन को और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स टू द डिबेट दैट को हाईलाइट कर लेते हैं, हैज़ बीन गोइंग ऑन इन दी मीडिया अबाउट अ हार्ड स्टेट, आगे फुल स्टॉप और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर आपको नहीं पता कि ये कौन से सेंटेंस होते हैं और इसमें किस तरह के क्लॉजेज होते हैं, आइडेंटिफिकेशन किस तरह की जाती है, तो आपने क्या करना है कि मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपने उसको देख लेना है। उसमें जितनी भी टाइप्स होती हैं सेंटेंस की उनको डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो अब हम इस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कहा था कि डैट को हाईलाइट कर लेते हैं। डैट क्या है? तो डैट जो है ना, वो हमने पढ़ा था कि जो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन होता है या रिलेटिव प्रोनाउन होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये इंट्रोड्यूस करवाता है डिपेंडेंट क्लॉज को। तो इसका तो मतलब हो गया कि यहाँ पर तो है हमारे पास सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन जो कि इंट्रोड्यूस करवाएगा एक डिपेंडेंट क्लॉज को। तो इससे पहले वाला जो क्लॉज है वो हमारे पास आएगा मेन क्लॉज, देयर आर मतलब कि यहाँ पर कोई एक ऐसी बात है जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही है प्रेजेंट में। देयर आर सेवरल क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। और एस्पेक्ट्स हमारे पास है नाउन। टू क्या है हमारे पास, प्रपोजिशन। दी डिबेट मीन कि जिस पर बात की जा रही है, और दी डिबेट हमारे पास नाउन फ्रेज है। जब टू को हमने प्रपोजिशन को नाउन फ्रेज के साथ कनेक्ट करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। अब अगर हम बात करें इस सेंटेंस की कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर वही बात की जा रही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा इस बात पर कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट है, सॉफ्ट स्टेट है, क्या पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना चाहिए या कॉम्पिटेंट स्टेट बनना चाहिए, इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और इस पर काफ़ी जो लोग हैं, वो जो राइटर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बातें लिख रहे हैं, मुख्तलिफ पहलू बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट है तो किस तरह है, अगर नहीं है तो किस तरह से है। तो एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। तो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स टू द डिबेट दैट क्या है हमारे पास, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। हैज़ बीन गोइंग ऑन हमारे पास आता है वर्ब फ्रेज। इन क्या है हमारे पास, प्रपोजिशन है। दी मीडिया हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाता है क्योंकि दी हमारे पास है आर्टिकल और मीडिया हमारे पास है नाउन। दी मीडिया जो है वो हमारे पास आ जाएगा नाउन फ्रेज। इन दी मीडिया हमारे पास बन जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। अबाउट किया है, अबाउट हमारे पास प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन है आर्टिकल है, हार्ड स्टेट हमारे पास फिर नाउन आ जाता है और ये भी हमारे पास बन जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है जिसमें हमारे पास एक मेन क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। और ये आइडेंटिफिकेशन होती है कम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब अगर हम बात करें टेंस की कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस
इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर इसकी ओपनिंग लाइंस में कि यहाँ पर वर्ड है देयर आर हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी बात की जा रही है जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन के बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज है हैज़ बीन गोइंग ऑन, ये जो वर्ब फ्रेज है ना इसने भी हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। तो हैज़ बीन जो है मैंने आपको बताया था कि हैज़ हैव का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसमें कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में आके ख़त्म हो जाता है। और हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है इसमें क्या इन दोनों का क्या डिफरेंस है कि इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है, और इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैज़ बीन गोइंग ऑन एक ऐसा काम है जो कि पास्ट में कंटिन्यू था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो काफ़ी आर्टिकल मैंने आपको शो करवाए डॉन न्यूज़पेपर के वो पास्ट में लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस पर जो डिबेट है वो गोइंग ऑन है, अभी भी बातचीत चल रही है इस पर। इन द मीडिया अबाउट द हार्ड स्टेट, तो ये कौन सा टेंस बना हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बना। आगे वाला सेंटेंस है वाई डिस्पाइट एन अरे कहते हैं अरेंजमेंट करने को, ऑफ कोहर्सिव कहते हैं फोर्सफुल काइनेटिक एक्शन लेने को, इंस्ट्रूमेंट्स एंड हार्ड पावर अवेलेबल टू द पाकिस्तानी स्टेट कोमा हैज़ इट बीन अनएबल टू अचीव द कोर गोल ऑफ सिक्योरिटी कोमा स्टेबिलिटी एंड द स्टेट्स फाइनेंशियल सोल्वेंसी। आगे है क्वेश्चन मार्क, और हम सबको बताया कि कोई ऐसा सेंटेंस जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हो और उसका एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क से हो, उसकी जो पंचुएशन है लास्ट पर वो क्वेश्चन मार्क हो, तो क्या होता है वो सेंटेंस फंक्शन में, वो फंक्शन में होता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्पाइट इन सब चीज़ों के बावजूद कि पाकिस्तान एक हार्ड पावर है और उसने काइनेटिक एक्शंस लिए हैं अपने मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो अनएबल रहा है, नाकाम रहा है टू अचीव द क्योर गोल्स ऑफ सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। मतलब देखिए ना, स्टेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी आप जो है वो सेक्टर की बात कर लें उसमें इंस्टेबिलिटी है, क्राइसिस चल रहा है। इकॉनमी की बात करें तो वहाँ पे है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, एजुकेशनल क्राइसिस चल रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस चल रहे हैं, हर जो है ना वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आई हुई है हर सेक्टर में। एंड द स्टेट्स फाइनेंशियल सोल्वेंसी कहते हैं आज़ादी को, फाइनेंशियल फ्रीडम को, कि हमें किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। लेकिन जो पाकिस्तान है वो किस पर डिपेंड है, IMF पर, हम जो है वो कर्जा लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे यहाँ पर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है अगर हम फंक्शन में बात करें, और अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें कि ये स्ट्रक्चर वाइज कौन सा सेंटेंस बनता है हमारे पास, तो ये हमारे पास बनता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। किस तरह से बनता है उस पर बात करते हैं अब हम। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा ना हम सेंटेंस को ना सेंटेंस की थोड़ी सी शिफ्टिंग चेंज करते हैं हम पहले। तो अगर मैं सेंटेंस को इस तरह लिख दूं कि वाई हैज़ इट जो है वो होता है पाकिस्तान, यहाँ पर है ये प्रोनाउन पाकिस्तान के बारे में लिखा गया है कि वाई हैज़ पाकिस्तान स्टेट बीन अनएबल टू अचीव द क्योर गोल्स ऑफ सिक्योरिटी स्टेबिलिटी एंड द स्टेट्स फाइनेंशियल सोल्वेंसी despite an array of coercive instrument and hard power available to the Pakistani state। और आगे मैं जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो क्या सेंटेंस पर कोई फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। अच्छा मैं आपको ना यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हमने कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना होता है ना तो हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। मतलब जो WH वर्ड होगा ना हमारे पास उसके बाद फ़ौरन बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हो कि वेयर आर यू गोइंग, तो हम हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो WH वर्ड के फ़ौरन बाद लिखते हैं कि वेयर आर यू गोइंग। हम ये नहीं पूछते कि वेयर यू आर गोइंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर है कि वाई हैज़ पाकिस्तानी स्टेट बीन अनएबल टू अचीव, यहाँ पर हैज़ जो है ना वो हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया इसका हेल्पिंग वर्ब। वैसे दूसरा सेंटेंस भी ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आ जाए जिसकी हमें समझ ना आए, तो हम इस तरह थोड़ा सा ना इसको रीशिफ्ट कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा।
अच्छा, अब ये वाला हमने देखना था कि कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह बनता है। तो वाई तो पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। डिस्पाइट क्या है? डिस्पाइट हमारे पास प्रपोजिशन है। एन एरे ऑफ कोहर्सिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड हार्ड पावर, ये सारा हमारे पास आता है नाउन फ्रेज। अवेलेबल टू दी पाकिस्तानी स्टेट, ये हमारे पास है प्रपोजिशनल फ्रेज। हैज़ क्या है हमारे पास? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ इट बीन अनएबल टू, अनएबल ये यहाँ तक ना, हैज़ इट बीन अनएबल ये हमारे पास वर्ब फ्रेज बनता है, लेकिन टू अचीव हमारे पास बनता है इन्फिनिटिव वर्ब्स। द कोर गोल्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड द स्टेट्स फाइनेंशियल सोल्वेंसी। अब देखिए यहाँ पर एंड का इस्तेमाल किया गया है, और एंड जो है वो हमारे पास होता है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दो इक्वल इन क्लॉजेज, फ्रेजेस और वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये दो क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट तो नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर ये दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है जो कि इक्वल इन स्टेटस है। अब देखिए यहाँ पर एंड को देखिए आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। मैंने आपको बता दिया कि ये दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दो क्लॉजेज, यहाँ पे फ्रेजेस को नहीं कनेक्ट कर रहा है। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको समझ ना आ रही हो, आपसे आइडेंटिफिकेशन ना हो रही हो किसी भी सेंटेंस की, तो आपने ये वाली ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि वाई हैज़ द पाकिस्तानी स्टेट बीन अनएबल टू अचीव द क्योर गोल्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड द स्टेट्स फाइनेंशियल सोल्वेंसी। यहाँ तक हमारा एक क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज है और अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और जो दूसरा क्लॉज है, डिस्पाइट एन एरे ऑफ कोहर्सिव इंस्ट्रूमेंट एंड हार्ड पावर अवेलेबल टू द पाकिस्तानी स्टेट, ये कौन सा क्लॉज है हमारे पास? ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज पर डिपेंड हो रहा है। अब यहाँ पर कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन हमें पता चल गया कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है मेन क्लॉज पर। तो ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अगर हम टेंस की बात करें कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, तो हैज़ इट बीन, इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम अपना दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं जो कि है आ हार्ड स्टेट इज़ नॉट नेसेसरली आ स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट वन, फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हमने जब भी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर एनालिसिस करना होता है तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या कोई कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक कंजक्शन मिलती है जो कि है और कंजक्शन होती है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दो इक्वल इन स्टेटस वर्ड्स और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर यहाँ पर ये दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है तो क्या दोनों क्लॉजेस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, क्या दोनों क्लॉजेस का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो ये दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये इक्वल इन स्टेटस हैं ये दोनों वर्ड्स के। ऐसा तो नहीं है कि एक नाउन है, दूसरा जो है वो हमारे पास आ रहा है एडजेक्टिव, और क्या एक नाउन है और दूसरा वर्ब है। अगर हम इस तरह इनको जोड़ेंगे ना, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास एडजेक्टिव है और कॉम्पिटेंट भी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है दो एडजेक्टिव को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब हमने ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ पर ये दो क्लॉजेस को नहीं, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और ओवरऑल ये एक ही क्लॉज है, एक क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो पता चल गया कि ये सिंपल सेंटेंस आता है हमारे पास। यहाँ पर कोई भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, कम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड कम्प्लेक्स नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है। अब अगर हम इसकी मज़ीद आइडेंटिफिकेशन करना चाहें, आ हार्ड स्टेट इज़ नॉट, आ हार्ड स्टेट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है सेंटेंस का। इज़ नॉट नेसेसरीली आ स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव वन, ये हमारे पास सारा आगे वर्ब फ्रेज आ जाएगा, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है। एक सेंटेंस की डेफिनेशन यही है कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। आगे वाला सेंटेंस स्टार्ट होता है एक एडवर्ब से जो कि है परहैप्स। परहैप्स एक एडवर्ब है। इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज़ द नोशन ऑफ आ कॉम्पिटेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेट इंस्टेड ऑफ अ हार्ड स्टेट। आगे हमारे पास आता है फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है सेंटेंस कंप्लीट। अगर अब हम भी यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन करें तो यहाँ पर एक कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है जो कि और है, और यहाँ पर भी जो है वो दो एडजेक्टिव को आपस में कनेक्ट कर रही है। जिस तरह का हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा है ना, सेम यहाँ पर भी वैसा ही सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल भी सेम ऊपर वाले की तरह ही किया गया है। दो एडजेक्टिव को आपस में कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर भी। तो ये अगर हम देखें ओवरऑल तो बाकी ये बनता है हमारे पास सिंपल सेंटेंस ही। एक क्लॉज है ओवरऑल,
एक सेंटेंस बनता है हमारे पास, इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दो एडजेक्टिव को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया गया है, दो क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए नहीं किया गया। तो ये बन गया हमारे पास सिंपल सेंटेंस। परहैप एडवर्ब है, इट जो है वो हमारे पास प्रोनाउन है, इज़ प्रेफरेबल। मैं कहती हूँ जहाँ पे भी आगे हमारे पास वर्ब होता है ना, तो उससे आगे वाला जितना भी सेंटेंस होता है वो वर्ब फ्रेज में चला जाता है हमारे पास। जो मैंने आपको सिखाया था ना ट्री डायग्राम बनाना, उसकी बात कर रही हूँ मैं आपको। ओवरऑल ऐसा नहीं होता, जैसे यहाँ पर है इज़ प्रेफरेबल तो हमारे पास आ जाता है वर्ब फ्रेज, लेकिन टू यूज़ द नोशन, ये आगे वाला सेंटेंस हमारे पास बन जाता है इन्फिनेटिव फ्रेज। टू यूज़ द नोशन ऑफ अ कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट एडजेक्टिव है और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, स्टेट नाउन है। इंस्टेड हमारे पास फिर एडवर्ब आ जाता है, ऑफ अ हार्ड स्टेट, ऑफ अ हार्ड स्टेट हमारे पास बन जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये हमारे पास बनता है सिंपल सेंटेंस जो कि प्रेजेंट में लिखा गया है। और इसमें ये कहा गया है कि इट इज़ प्रेफरेबल, कि मतलब कि ज़्यादा बेहतर होगा टू यूज़ द नोशन, नोशन कहते हैं आइडिया को, ऑफ अ कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट कहते हैं मुकाबला करना, और स्ट्रॉन्ग मीन जो मजबूत स्टेट होती है उसकी, इंस्टेड ऑफ अ हार्ड स्टेट। कि हमें ना जो मैम मलिहा लोधी हैं उनका ये ओपिनियन है कि ये प्रेफरेबल होगा कि अगर हम कॉम्पिटेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेट का आइडिया इस्तेमाल करें, का वर्ड इस्तेमाल करें अपनी राइटिंग में, बजाय के हार्ड स्टेट का, क्योंकि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट नहीं है, एक कॉम्पिटेंट और स्ट्रॉन्ग स्टेट है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला सेंटेंस जो कि है अ कॉम्पिटेंट स्टेट वुड मीन one that is able to effectively perform the core functions of a strong state। आगे इस्तेमाल किया गया है एम डैश का। collect taxes to run the state, ensure rule of law, maintain order, control the borders and deliver public goods, आगे फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें यहाँ पर डैट नज़र आ रहा है। तो डैट तो हमने पढ़ा था, अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं वहाँ पर डैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है या फिर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पर डैट दोनों ही नहीं है। यहाँ पर ना ही तो डैट रिलेटिव प्रोनाउन है और ना ही सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। यहाँ पर डैट का इस्तेमाल किया गया है ज़ोर देने के लिए एक पॉइंट की तरफ बस। यहाँ पर ये ना ही तो रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, ना ही सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन का रोल प्ले कर रहा है। बताती हूँ किस तरह से। अ कॉम्पिटेंट स्टेट हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, नाउन फ्रेज आ जाता है। वुड जो है ना वो इस्तेमाल किया गया है इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए कि अ कॉम्पिटेंट स्टेट का मतलब क्या होता है। तो इंटरप्रिटेशन जो निकाली गई है वो ये है कि अ कॉम्पिटेंट स्टेट वुड मीन, इसका मतलब ये होता है वन डैट, डैट मीन जोड़ दिया है एक पॉइंट की तरफ, डैट इज़ एबल टू इफेक्टिवली परफॉर्म द क्योर फंक्शंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब वो क्या फंक्शन है जो कि एक कॉम्पिटेंट स्टेट परफॉर्म करती है इफ़ेक्टिवली, वो है कलेक्ट टैक्सेस टू रन द स्टेट, इंश्योर रूल ऑफ लॉ, मेंटेन ऑर्डर, कंट्रोल दी बॉर्डर्स एंड डिलीवर पब्लिक गुड्स। ये सारे काम हैं जो कि एक कॉम्पिटेंट स्टेट करती है। और मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान में ये कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ना ही तो हम टैक्सेस अच्छे से इफ़ेक्टिवली कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। इंश्योर रूल ऑफ लॉ, इसमें अगर हम पाकिस्तान का रैंक देखें तो बहुत बुरा रैंक है। मेंटेन ऑर्डर, ये इसका भी कोई हाल नहीं है। कंट्रोल दी बॉर्डर्स, तो हमारे पास अफ़गानिस्तान और ईरान की एग्जांपल हमारे सामने हैं और इस पर हमने बहुत सारे ओपिनियंस डिस्कस किए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वो सारे लेक्चर सुन सकते हो। और कंट्रोल दी ऑर्डर्स एंड डिलीवर पब्लिक गुड्स, कुछ भी पब्लिकली जो है उनकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उनको डिलीवर नहीं किया जा रहा। तो बाकी अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो तो आप ये सारी चीज़ें लिखें। और मतलब कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते कि आप कह दो जाके पेपर में कि पाकिस्तान ना ही तो कॉम्पिटेंट स्टेट है, ना ही हार्ड स्टेट है, ना ही स्ट्रॉन्ग स्टेट है, पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट है। तो अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो अपने पेपर में तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अगर आप नहीं लिख सकते, अगर आप नहीं प्रूव कर सकते इस चीज़ों को, तो फिर आपने इसी तरह लिख देना है। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ना सबसे ज़्यादा मज़े का था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये सेंटेंस लिखा गया है। अ कॉम्पिटेंट स्टेट सब्जेक्ट है, वुड मीन, एक हमें एक इंटरप्रिटेशन निकाली गई है कि क्या मतलब है इसका। वन डैट, डैट का इस्तेमाल किया गया है एक पॉइंट पर जोर देने के लिए। इज़ एबल टू इफ़ेक्टिवली परफॉर्म, दी क्योर जो है, दी क्योर फंक्शन ये हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज। ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाता है। आगे एम डैश का इस्तेमाल किया गया है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है कि क्या मतलब है, जिसमें
आगे ये जो कोमा में डाल डाल के सारे एक छोटे छोटे फ्रेजेस लिखे ना, ये बड़े मज़े के हैं। आपको पता है कि ये सारे जो फ्रेजेस हैं ना, ये सारे ही जो है वो वर्ब फ्रेज हैं सारे। ऐसा नहीं है कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है, दूसरा नाउन है, तीसरा वर्ब है, चौथा एडवर्ब है, ऐसा नहीं है। बड़े सीक्वेंस के साथ सारे जो फ्रेजेस हैं वो वर्ब फ्रेज हैं। कुलेक्ट हमारे पास वर्ब होता है, टैक्सेस जो है वो नाउन होता है, टू रन दी स्टेट हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब होता है, और ओवरऑल ये बन जाता है हमारे पास वर्ब फ्रेज। इंश्योर हमारे पास वर्ब है, रूल ऑफ लॉ हमारे पास नाउन फ्रेज आ जाता है। जब वर्ब को नाउन फ्रेज के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो भी वर्ब फ्रेज बन जाता है। मेंटेन किया है हमारे पास वर्ब है, ऑर्डर किया है हमारे पास नाउन है, तो ये भी हमारे पास मिलके बन गया वर्ब फ्रेज। कंट्रोल क्या है हमारे पास वर्ब है, दी आर्टिकल है, बॉर्डर नाउन है हमारे पास, और ये भी हमारे पास मिलके सारा बन जाता है वर्ब फ्रेज। एंड जो है वो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, और आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दो इक्वल इन क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर दो इक्वल इन फ्रेजेस जो कि इक्वल इन स्टेटस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। डिलीवर एक वर्ब है हमारे पास, और पब्लिक गुड्स नाउन है, और जब वर्ब नाउन के साथ मिलेगा तो ये वर्ब फ्रेज बन जाएगा। तो देखा आपने कि कितनी खूबसूरती से सारे जो हैं वो वर्ब फ्रेज इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब कि अगर हमने अपनी राइटिंग को बेहतर करना है तो हमने भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो हो वो इसी तरह जब किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो तो आप एक वर्ब फ्रेज लिख रहे हो, दूसरा एडवर्ब फ्रेज लिख रहे हो, तीसरा प्रपोजिशनल फ्रेज लिख रहे हो, चौथा नॉन फ्रेज लिख रहे हो। ऐसा नहीं आपने करना, आपने सबको बड़ा ना एक बैलेंस करके लिखना है। ये कितना बैलेंस तरीके से लिखा गया था ना, सारे जो हैं वो वर्ब फ्रेज हैं। तो इसी तरह जो है वो आपने इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। ओवरऑल सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जो इसका वर्ब फ्रेज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं जो कि है इट इज़ आल्सो वन इन विच को हाईलाइट कर लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस आर रोबस्ट एंड इंस्टीट्यूशन फिट फॉर पर्पस, फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा, विच क्या है आप सबको पता है, मैंने आपको कहा था कि आपने कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ये सारे आपने अच्छे से याद कर लेने, और मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे। और ये जो विच है ना, ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन इंट्रोड्यूस करवाता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को, और ये इस्तेमाल किया जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे इट इज़ आल्सो वन, ये तो हमारे पास आ जाता है मेन क्लॉज, जिसमें इट हमारे पास प्रोनाउन है, इज़ आल्सो वन इन ये सारा हमारे पास वर्ब फ्रेज बन जाएगा। विच सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, दी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नाउन फ्रेज है, ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन है, गवर्नेंस नाउन है, आर हमारे पास फिर हेल्पिंग वर्ब है, रोबस्ट नाउन है, इंस्टीट्यूशन भी नाउन है हमारे पास, और एंड जो है दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है यहाँ पर। और ओवरऑल ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है जो कि टेंस, अगर हम टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है इसे। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। ट्रस्ट इज़ एन अदर इसेंशियल एट्रीब्यूट। तो छोटा सा सेंटेंस है, देख के ही पता चल गया कि सिंपल सेंटेंस है। ट्रस्ट जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, और बाकी सारा हमारे पास आ जाएगा इसका वर्ब फ्रेज। और सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेज का होना लाजमी है किसी भी सेंटेंस में, और बाकी हम देखते होते हैं कि क्या वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो जी यहाँ पर ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है इसे भी। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। अ वेल फंक्शनिंग। अब ये जो वेल फंक्शनिंग है, इसके दरमियान में ये छोटी सी डैश है ना, इसको कहा जाता है एन डैश। एक एम डैश होती है, एन डैश एक एम डैश होती है, एक एन डैश होती है। अब आपने मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। हमने पहले बहुत बार जो है इस पर बात की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि एन डैश और एम डैश का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। कोमा है, ट्रस्टेड स्टेट इज़ वट को हाईलाइट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्पिटेंट स्टेट, आगे फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं। वर्ड क्या है आपको पता है सबको कि वर्ड जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस में किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो अ वेल फंक्शनिंग, और ये अ वेल फंक्शनिंग ट्रस्टेड स्टेट, ये तो हमारे पास आ जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, नाउन फ्रेज आ जाएगा, और इज़ हमारे पास वर्ब है। तो इसका जो है हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। और वर्ड क्या है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है,
हैं कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉम्पिटेंट स्टेट, और ये जो है ना ये डिपेंड हो रहा है हमारे सब्जेक्ट पर सेंटेंस के। और ओवरऑल ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, लिखा गया है इसे प्रेजेंट टेंस में। आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं अब हम, जो कि है जज्ड अगेंस्ट दीज क्राइटेरिया, और ये हमारे पास आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। आगे है कोमा। आपसे मैंने कहा था कि जब भी प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है हमारे पास तो उसके बाद हम उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे सब्जेक्ट है जो कि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन जो होता है वो हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं। तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर में इसको लिखा गया है। पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बिफोर, बिफोर क्या है हमारे पास? बिफोर हमारे पास होता है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। इट कैन बी कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। और एंड क्या है? कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। कॉम्पिटेंट भी एडजेक्टिव है, और यहाँ पर एंड जो है वो कनेक्ट करवा रहा है दो वर्ड्स को जो कि इक्वल इन स्टेटस हैं, जो कि दोनों हमारे पास एडजेक्टिव हैं। और आगे है स्टेट, तो फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पर। वैसे तो आप सबको पता चल गया कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया है बिफोर, और बिफोर जो है वो हमारे पास होता है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, और सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। अगर बात करें इसकी टाइप की कि टेंस कौन सा है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल किया गया है, और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जज जो है इसके साथ ईडी लगा दिया गया। जज्ड अगेंस्ट दीज क्राइटेरिया पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर इट कैन बी कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेंट स्टेट। आगे वाला अब सेंटेंस पढ़ते हैं हम। डैट इज़ अ गोल टू एम फॉर। आगे कोमा। इफ़ क्या है हमारे पास? इफ़ हमारे पास होता है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, नॉट एन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी होना। फॉर द कंट्री, डैट क्या है हमारे पास? डैट भी हमारे पास जो है ना वो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। तो डैट इज़ अ गोल टू एम फॉर, इफ़ नॉट एन इम्पेरेटिव फॉर द स्टेट। और ओवरऑल ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। आपने एक बात नोट किया कि हमने अभी तक जितने भी ओपिनियंस पढ़े हैं ना उसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने क्या करना है, और आपको पता है कि जब भी हमने ऐसे लिखना है तो जो उसकी थीसिस स्टेटमेंट होती है ना वो हमेशा हमेशा लिखी जाती है कम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो आपने क्या करना है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से बनता है और किस तरह लिखा जाता है इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप कुछ याद करो या ना करो पर रिलेटिव प्रोनाउन और सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए कि हमने ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ताकि आप जब सेंटेंस बनाओ तो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाए कि अब हमने एक डिपेंडेंट क्लॉज लिखना है तो उसका जो स्टार्ट है ना वो हमने किसी रिलेटिव प्रोनाउन या फिर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन से करना है। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन तो वैसे भी इजी हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि फ़ैन बॉयज़, आपने ये एक ट्रिक याद रख लेनी है, और ये जो हैं ये 6-7 होते हैं और ये इजी होते हैं याद करने के लिए। लेकिन जो सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और सम टाइम तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है हमारे सामने जिसमें कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वो एक्चुअली में कम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। तो यहाँ पर अब हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक नए ओपिनियन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।